लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल किया था और न्यूमेरिकल करने के बाद हमने डिस्कस किया था कि मशीन एबिलिटी के बारे में। इससे रिलेटेड किसी को डाउट हो तो अभी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल आप लोगों को जो मैंने करवाए हैं उसके अलावा न्यूमेरिकल इससे ऊपर के लेवल के न्यूमेरिकल तो आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और जो लेवल के मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं उससे रिलेटेड आप तो गेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो गेट क्वेश्चन पेपर्स जो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें उसमें मशीनिंग ऑपरेशन के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली आपको क्वेश्चंस देके एग्जांपल भी ले सकता हूं मैं। देखिए आप उसका आंसर भी दे सकेंगे अभी। जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास, कुछ क्वेश्चन आईईएस में ऐसे टाइप के आते हैं, देख सकेंगे आप। उसका आंसर आप लोग देंगे। जो क्वेश्चन मैंने करवाया था लास्ट क्लास में वो भी देखिए। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2003 कन्वेंशनल एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन। तो कन्वेंशनल एग्जाम में क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इससे छोटे लेवल के क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आते हैं और टिक लगाना होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा। द फॉलोइंग टूल सिग्नेचर इज स्पेसिफाइड फॉर द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन अमेरिकन सिस्टम। लिखा हुआ अमेरिकन सिस्टम। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द एंगल 12 रिप्रेजेंट? मतलब ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से आंसर बताइए। साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल, वेरी गुड। किसने बताया ये? दिव्यांग। दिव्यांग, वेरी गुड बेटा। ऐसे देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है आप देख सकते हैं। देखिए आईईएस 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आईईएस 2009 में आया हुआ है तो इसका मतलब ये 100% श्योर है कि ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया होगा। तो कंपटीशन एग्जाम्स और आईईएस के जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैच करते हैं। तो क्वेश्चंस आप देखिए एग्जैक्टली उसी टाइम आप मतलब कुछ सेकंड्स में इनके आंसर दे सकते हैं आप। जैसे इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है देखें। इन ASA सिस्टम इफ टूल सिग्नेचर इज दिस देन द साइड रेक एंगल विल बी। क्या है साइड रेक एंगल? इसमें से आंसर देना है। साइड रेक एंगल आपका क्या होगा? 6 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप जैसे यहाँ पे गेट का 2008 का क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? इन अ सिंगल पॉइंट। इस गेट के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी मिलते हैं आपको। आईईएस के ऑब्जेक्टिव से थोड़े लेंदी होते हैं तो उसमें आपको उसी टाइम आंसर नहीं दे सकते हैं। 5 मिनट में सॉल्व क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ही आंसर दे पाएंगे। हो सकता है कि इसका आंसर आप दे सको। इन अ सिंगल पॉइंट टर्निंग टूल द साइड रेक एंगल एंड ऑर्थोगोनल रेक एंगल आर इक्वल। साइड रेक एंगल और ऑर्थोगोनल रेक एंगल दोनों इक्वल है, मतलब अल्फा एस इज इक्वल टू अल्फा है। तो फाई इज द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल किसको बोलते हैं? अप्रोच एंगल को बोलते हैं। बताया था ना प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। CA को अपन क्या बोलते हैं? अप्रोच एंगल या फिर प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल बोलते हैं। दोनों में से कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हम तो CA से डिनोट करते हैं, इन्होंने फाई से डिनोट किया है। फाई इज अ प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल एंड इट्स रेंज इज 0 to 90। बिल्कुल होता ही है। द चिप फ्लो इन द ऑर्थोगोनल प्लेन। ऑर्थोगोनल मतलब आपका ऑर्थोगोनल कटिंग हो रही है तो
फाई की वैल्यू क्लोजेस्ट टू 2 कितनी होती है ऑर्थोगोनल कटिंग एंगल में? और सिंपली इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अगर अपन सिंपली सोचे हैं तो इसका आंसर बहुत आसान है देना, उसी टाइम देना है आपको। बस यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज में कंफ्यूज कर दिया है, पर यहाँ पे इन्होंने सीधा बोल दिया कि साइड रेक एंगल और ऑर्थोगोनल रेक एंगल दोनों सेम है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। ऐसे दूसरा इन्होंने ये बोल दिया चिप फ्लोस इन ऑर्थोगोनल प्लेन। चिप आपका अगर चिप ऑर्थोगोनल प्लेन पे फ्लो करता है तो आपको वो कौन सा कटिंग कहलाता है? ऑर्थोगोनल कटिंग कहलाता है। ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में अप्रोच एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री ठीक है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन। परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर बताया ना मैंने। तो हाँ सर। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं गेट में भी। देखिए क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है ये बेटा, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर का भी नहीं है, 2 नंबर का है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं गेट में। ये देखिए, ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल कटिंग माइल्ड स्टील विथ 10 degree rack angle and chip thickness ratio is this, the shear angle is evaluated from the data is। ये क्वेश्चन तो मैंने सबसे पहला शुरुआत में मैंने करवाया था दूसरी तीसरी क्लास में। इसमें क्या है आपको दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। देखिए चिप थिकनेस रेशियो आर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? फाई। फाई की वैल्यू क्या है? 10 फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। दो सारे वैल्यूज पुट करेंगे। प्रमोद कुमावत, मैंने बोला था वॉइस ब्रेक हो सकती है, नेटवर्क इशू हो सकता है, आज की डेट में बारिश हो रही है इसलिए। तो आपको अगर इसी नेटवर्क इशू आ रही है तो आप यूट्यूब पे ये वीडियो कंसर्न कर लीजिएगा इसका। ठीक है, मैं आज डाल दूंगा सारे वीडियोस यूट्यूब पे। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधे अपन को फॉर्मूला क्या लगाना है? 10 फाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा अपॉन आर कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। आर दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, आपको फाई आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने दूसरी तीसरी क्लास में करवाया था आपको। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए आप लोगों को, तो उसमें गेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि गेट की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुक आती है तो वो आप ले लें, या फिर आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या फिर सॉल्यूशन जो अभी उन्होंने बोला था कि कॉलेज वालों ने ये बोला है कि लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे, तो वो हम लोगों ने फोटो क्लिक कर लिया है। बाकी हम वो जो आईटी डिपार्टमेंट है वो आपके वेबसाइट पे डाल देगा, वो पूरे डेटा सभी ब्रांच के मिलेंगे आपको। तो मैकेनिकल का भी मिलेगा, तो आप चाहें तो वहां से भी आप डाउनलोड करके आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल ये आपको कह सकता हूँ गारंटी के साथ, आप अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गए हैं, तो आप इस पोजीशन पे हो कि गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस चैप्टर के। ठीक है, तो आप ट्राई करें। मेरे पास ये भी बहुत सारे आईईएस मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 12,000 के आसपास क्वेश्चन है सारे सब्जेक्ट्स के मिला के। मेरे को ये मशीनिंग के ही मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस कितने सारे हैं। तो आप ऐसे भी कंसर्न कर सकते हैं। बाकी ये शेयर कर देना सर। बेटा ये शेयर करूं? ठीक है, कर दूंगा ये शेयर। हाँ आप सर, सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये शेयर कर दूंगा मैं। ये आपको पता नहीं, ये पीपीटी एक्चुअली क्या है, पीडीएफ है, और पीडीएफ हाई पीडीएफ है, तो पता नहीं आपके मोबाइल में खुले नहीं खुले, इसलिए मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ। मोबाइल में शायद नहीं खुलेगा ये। ठीक है, सर लास्ट लिमिट 100 MB की है सर। लास्ट लिमिट 100 MB की है ना, पर एक्चुअली क्या है, ये नंबर ऑफ पीपीटी, जो पीपीटी है ना, देखिए ये पीपीटी से बना हुआ पीडीएफ है, और एक पेज पे 9 पीपीटी के पेजेस हैं। अच्छा सर। तो बहुत ज्यादा ये है, अच्छा सर। इसलिए चलो शेयर तो कर लूंगा जिसका खुल गया। ठीक है, ठीक है। नहीं तो सर पीसी में खुल जाएगा सर इसीलिए। पीसी में खुल जाएगा, पीसी में तो खुल ही जाएगी, मैं तो पीसी में तो खोल ही रहा हूँ ना। ठीक है, तो हाँ बहुत सर, सारे नहीं क्वेश्चन है इसमें। थ्योरी भी दी हुई है, जैसे एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग, ये देखिए मर्चेंट थ्योरी की थ्योरी भी दी हुई है खूब सारी, और लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं।
तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है बेटा, ये देखिए आप देख सकते हैं, लेथ, ड्रिलिंग, रीमिंग, बहुत सारे, इसमें बहुत सारे कंटेंट है। देखिए लास्ट ईयर में पहले आपको कास्टिंग जो पढ़ाया था, इसी में से पढ़ाया था, सैंड कास्टिंग, स्पेशल कास्टिंग, इनमें से ही पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टूल ज्योमेट्री ऑन टूल लाइफ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टूल ज्योमेट्री ऑन टूल लाइफ। तो टूल ज्योमेट्री क्या होती है? टूल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? टूल ज्योमेट्री का मतलब होता है कि अपन जो हमारे एंगल्स हैं, अल्फा जो जैसे एएसए में एंगल्स हैं, अल्फा बी, अल्फा एस, थीटा ई, थीटा एस, और सीई और सी एस, ठीक है, आर। और अगर ORS में देखें तो एंगल्स हैं अपने पास आई, अल्फा, गामा, गामा 1, सीई, सीए, आर, ठीक है। तो ये इनमें से कौन सी ज्योमेट्री है जो टूल लाइफ पे डिपेंड करती है? एक तो है आपका रेक एंगल, जो टूल लाइफ पे मतलब टूल लाइफ आपका रेक एंगल पे डिपेंड करता है, और दूसरा आपका क्लियरेंस एंगल पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखिए क्या होता है कि एक कर्वेचर, एक अपन ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे अपन, जो ग्राफ होगा टूल और रेक एंगल के बीच का ग्राफ होगा। सॉरी, ये आर लिख लिया मैंने गलती से। इधर आएगा अपना, रेक एंगल को डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, आपका टूल लाइफ बढ़ती जाती है, पर एक टाइम ऐसा आता है, पीक टाइम, उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। ये आपका ग्राफ है। तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ये पॉइंट ऑप्टिमम वैल्यू रेक्टेंगल की आपकी ऑप्टिमम वैल्यू होगी, अल्फा ओ बोलेंगे इसको, ठीक है। और ये आपका मैक्सिमम टूल लाइफ, उसके करस्पॉन्डिंग TO बोल सकते हैं इसको। अब इसमें अपन पढ़ते हैं क्या है एक्चुअली, क्या ग्राफ क्या बता रहा है। अब आपको पता है ये चीज, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे जैसे रेक एंगल बढ़ाते जाते हैं, टूल आपकी शार्प होती जाती है, ठीक है। टूल शार्प होती जाएगी तो कटिंग फोर्स अपन को कम लगाना पड़ेगा। कटिंग फोर्स कम लगाएंगे तो टूल पे फोर्स कम लगेगा। टूल पे फोर्स कम लगेगा तो मतलब उसके बीच, उसमें जो टेम्परेचर, जो टूल और वर्कपीस के बीच में टेम्परेचर जो आता है, मतलब हीट जो जनरेट होता है, वो कम जनरेट होगा, जिसकी वजह से टूल की लाइफ बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं ग्राफ में कि टूल की लाइफ बढ़ रही है, ठीक है, टूल की लाइफ आपकी बढ़ रही है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि टूल की, अगर अपन रेक एंगल बढ़ाते गए तो आपका टूल शार्प होता जाएगा। और पर एक ऐसा टाइम आता है कि टूल आपका इतना पतला हो जाता है कि वो इसकी अपनी नोज से ही ब्रेक हो जाता है। तो एक लिमिट होती है, तब तक उसकी वैल्यू बढ़ती है, टूल लाइफ आपका बढ़ता है। इस लिमिट के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। इनिशियली इफ वी इंक्रीज द रेक एंगल, टूल लाइफ आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज द कटिंग फोर्स कमिंग ऑन द टूल रिड्यूसेस। cutting force coming on the tool reduce due to the increase in sharpness of the tool। ये मैंने आपको बताया, due to increase in sharpness of the tool, ठीक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है ना। फर्दर इंक्रीज इन रेक एंगल, अगर फिर से इंक्रीज करेंगे, मेक द टूल मोर शार्पर, ठीक है, मेक द टूल मोर शार्पर, ठीक है। Hence the optimum value of the rake angle we get at the optimum value of the rake angle, मतलब alpha naught we get the maximum tool life in the particular machining environment, ठीक है। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पे, इन अ पर्टिकुलर मशीनिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। मशीनिंग एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है ये, ठीक है ना, इन अ पर्टिकुलर मशीनिंग एनवायरनमेंट, ठीक है ना। बट
फर्दर इंक्रीज इन रेक एंगल, अगर फिर और इंक्रीज करेंगे रेक एंगल को, increase in rectangle is going to reduce the tool life, because now the tool becomes so thin that the area required for heat dissipation and the cross sectional required to sustain the cutting force too small to withstand the cutting force, ठीक है, and to dissipate the generated heat, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे टूल की अगर रेक एंगल बढ़ाते जाते हैं तो और ज्यादा शार्पर होता जाता है, शार्पर होने की वजह से टूल क्या है, थिन हो जाता है। टूल जैसे ही थिन होगा तो जो आपका टूल और वर्कपीस है दोनों के बीच में आपका जो एरिया है, कांटेक्ट एरिया है, वो रिड्यूस होता जाएगा, कांटेक्ट एरिया रिड्यूस होता जाएगा, और उसमें हीट जो हीट जनरेट हो रही है वो इसको डिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, हीट को वो डिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। मतलब वहां पे वेल्ड हो सकता है, आपका टूल का जो निब आपका जो टिप है वो वेल्ड हो सकती है, या फिर कटिंग फोर्स लगाने की वजह से वो ब्रेक भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। इसलिए लिखा हुआ है या तो जो डिसिपेट नहीं करेगा जनरेटेड हीट, या फिर कटिंग फोर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, दोनों में से कोई एक। इसी वजह से एक पॉइंट आने के बाद अगर अपन रेक एंगल बढ़ाते हैं तो टूल लाइफ रिड्यूस होती जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी आपका क्लियरेंस एंगल में भी कुछ ग्राफ तो ऐसा ही बनता है, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम है, पर दोनों की जो टर्मिनोलॉजी है, दोनों का जो मैकेनिज्म है वो अलग है। इसका ग्राफ भी आपको सेम मिलेगा। चल रहा है, आपने बोला मैं कर रही हूँ, एक मिनट उठा के कर नहीं सकते थे? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही है। ये मेरी पीक पॉइंट है, क्लियरेंस एंगल को गामा से डिनोट करते हैं, ये आपका गामा नॉट होगा। और ये जो वैल्यू होगी ये टी नॉट होगी, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें कंसेप्ट लगता है किसका, फ्लैंक वियर का कंसेप्ट लगता है, किसका, फ्लैंक वियर का। एक्चुअली क्या होता है देखें, ये अपन डायग्राम पहले बना चुके हैं, ये वाला डायग्राम। ये आपका अल्फा है, ये आपका यहाँ पे गामा है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, जैसे जैसे अपन एंगल बढ़ाते जाते हैं आपका जो टूल है वो शार्प होती जाती है, टूल आपकी शार्प होती जाती है, ठीक है। तो टूल आपकी शार्प हो रही है
इसमें कंसेप्ट, एक मिनट, तो ये वाला टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसको ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली मैं कॉलेज में नहीं हूँ, घर पे हूँ, नोट्स मेरे कॉलेज में पड़े हुए हैं, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है ये। मतलब डायग्राम मेरे को याद नहीं रहा, क्लियर तो है, डायग्राम मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है कि कौन सा डायग्राम बनाना है। तो ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका ये चैप्टर, आपका चैप्टर तो क्लोज नहीं हुआ है, मतलब एक्चुअली अब मतलब यहाँ पे टूल के बारे में जो भी बातें हैं वो आपकी कैंसिल मतलब आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अपन बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक ऑफ कटिंग टूल, ठीक है। अभी मैं पीपीटी ऑन करता हूँ, इसको सेव होने दें। अब बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग, ठीक है। क्या होता है इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग? एक्चुअली में क्या, इंडस्ट्री दो तरीके से रन करती है। एक तो आपकी इंडस्ट्री सर्विस बेस्ड होती है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड होती है। जो हम बात करेंगे अभी, हम अपन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड की बात करेंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड यूनिट होती है तो उसमें दो तरीके से इकोनॉमिक्स देखी जाती है। मतलब अपन, हमें फाइनली हमें ऑप्टिमम जोन में रहना है और हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट के लिए दो तरीके होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड यूनिट में। एक तो फॉर मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या तो आपका कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, या तो प्रोडक्शन रेट ज्यादा हो। दोनों में से किसी एक, या तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, या फिर प्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा उस यूनिट का तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो दोनों में से एक थिंकिंग रहती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हमें अगर बनाना है तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के रिलेटेड भी बात करेंगे और मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट में भी। हम इसमें अपन क्या निकालेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन है ये भी। इसमें डेरिवेशन है किस चीज का, हम ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी निकालते हैं। ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमें यहाँ पे कितना, क्योंकि क्या है कि हमारा जो टोटल आपका टूल की ज्योमेट्री है, टूल का जो मटेरियल है, वर्कपीस का मटेरियल तो हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम बात उसकी नहीं करेंगे वर्कपीस के मटेरियल की। टूल के मटेरियल, कौन सा मटेरियल, टूल का मटेरियल यूज करना है, कितनी वेलोसिटी है, उसी पे डिपेंड करती है, टूल की लाइफ डिपेंड करती है। तो अल्टीमेटली अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी निकालनी है दोनों केसेस में ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी निकालनी है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन रेट, ठीक है। दोनों में आपको दिख रहा होगा, इसमें तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा रेट की बात की गई है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी या फिर स्पीड का कुछ इंक्लूड है पोर्शन। यहाँ पे कॉस्ट के हिसाब से बात करेंगे कि कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है। जैसे कि मैं बात करूं अगले, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब पहला स्टार्ट करते हैं मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसमें कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होंगे।
एक तो पहला तो क्या है, लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट होगा, ठीक है, जो आप मटेरियल लेके आ रहे हैं, रॉ मटेरियल है, उसका लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट हो सकता है। दूसरा, हम जो मशीनिंग कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हो सकती है। मशीनिंग कॉस्ट में कौन से इंक्लूड हो सकते हैं, आपका लेबर कॉस्ट इंक्लूड हो सकता है, और मशीनिंग कॉस्ट में और भी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे कि टूल वगैरह ले रहे हैं अपन, डायरेक्टली परचेस कर रहे हैं तो टूल की कॉस्ट हो जाएगी, और अगर वर्कपीस का मटेरियल, रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो ये सब आपके क्या किस में आएंगे, मशीनिंग कॉस्ट में आएंगे। तो और तीसरा है आपका टूल चेंजिंग कॉस्ट। टूल आपका जैसे मशीनिंग करते करते आपका टूल खराब हो गया है, टूल की लाइफ चली गई है, तो आप टूल चेंज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अलग लगेगी बेटा। टूल चेंज करेंगे तो दूसरा टूल यूज करेंगे तो उसकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी। और दूसरा है टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट। अगर टूल आपका बहुत महंगा है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी फर्दर ग्राइंडिंग करते हैं, रीग्राइंडिंग करते हैं, और उसी टूल को अपन यूज करते हैं। तो रीग्राइंडिंग में जो कॉस्ट इंक्लूड होती है वो आपकी क्या हो गई, टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं, टूलिंग कॉस्ट कहते हैं। इन दोनों कॉस्ट को अपन क्या कहते हैं, टूलिंग कॉस्ट, ठीक है। और इन सब कॉस्ट को इंक्लूड करें, सारे कॉस्ट को का प्लस करें, समीशन करें, तो हमें क्या मिलता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलता है। क्या मिलता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हमें क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। हमें कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हमें सबसे पहले हम सारे कॉस्ट को इंक्लूड करके इनका सम करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल के साथ आपका उस कॉस्ट को, कॉस्ट जिस वेरिएबल पे डिपेंड करता है उससे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐसा ही करते हैं ना हम। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जैसे कि हमें प्रॉफिट मिले। तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसके लिए स्टेप क्या होगी, सबसे पहले अटेंडेंस लगा लीजिए सभी लोग। इसके लिए स्टेप क्या होगी, स्टेप ये होगी, पहले अटेंडेंस लगा लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लगा ली सबने अटेंडेंस, ठीक है। देखें, तो हमारी पहली प्रोसेस क्या होगी, इन सब कॉस्ट को का समीशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगी। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। मान लीजिए कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी CO है, ठीक है, मान लिया CO है। अब इसको अपन को मिनिमाइज करना होगा, तो इन इन इनकी हेल्प से जो कॉस्ट अपन निकालेंगे, इनमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे। उन वेरिएबल्स को हम किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, जो मतलब आपका सिर्फ मतलब अपन क्या करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। किसी भी एक, मान लीजिए कोई भी आपका, जैसे मान लिया कटिंग वेलोसिटी हो गया, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कटिंग वेलोसिटी का ऑप्टिमम वैल्यू निकालेंगे। तो आपको फाइनली जो आपको रिलेशन मिलना है, किस किस के बीच में मिलना है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कटिंग वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मिलना है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कटिंग वेलोसिटी, तो उसके बाद उसको 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ कटिंग, मिनिमम वैल्यू ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो उसमें आपको एक रिलेशन मिलेगा, कटिंग वेलोसिटी का रिलेशन मिलेगा, मतलब इतनी कटिंग वेलोसिटी होगी तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। तो वो कटिंग वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है, वो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल गेट में बहुत ज्यादा आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, एक साल छोड़ के एक साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है ये, ठीक है। तो आपको, आपके लिए आप पूछेंगे कि सर आरटीयू में क्या इंपॉर्टेंट है, आरटीयू में आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा, मैं डेरिवेशन करवाऊंगा। और न्यूमेरिकल आज तक आया नहीं है आरटीयू में, आ भी सकता है, डेरिवेशन आ रहा है तो आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फॉर्मूला याद करेंगे तो अपन तो दोनों करेंगे सॉल्व, ठीक है ना, आया समझ में।
इसके बाद आपके कौन सी इंक्लूड होंगी जो टर्म्स हैं, वो कौन से टर्म्स इंक्लूड होंगी। एक तो आपका Z1 जिसको डिनोट करते हैं, आगे चल के आप अब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे अपन, पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। Z1 मतलब क्या होता है, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, जिसको बोलेंगे रुपीज पर मिनट में। Z2 आपका क्या होगा, टोटल ग्राइंडिंग कॉस्ट, जो रुपीज पर मिनट में होगा। TM को डिनोट करेंगे मशीनिंग टाइम इन मिनट्स। TC आपका होगा टूल चेंजिंग टाइम इन मिनट्स। T होगा टोटल टूल लाइफ इन मिनट्स। D कैपिटल D आपका डायमीटर ऑफ अ जॉब इन mm, और स्मॉल f आपका फीड इन mm पर रिवॉल्यूशन, और कैपिटल L लेंथ ऑफ द जॉब। V अपन वैसे VC से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पे VC से डिनोट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन पढ़ी है उसमें VT की पावर n लिखते हैं अपन। VT की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो वहां पे जो V होता है कटिंग वेलोसिटी होता है, इसलिए यहाँ पे डेरिवेशन में आपको कटिंग वेलोसिटी V से डिनोट होते हुए मिलेगी। ठीक है, ठीक है ना। तो कटिंग वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट, मेन ध्यान इस पे देना है, मीटर पर मिनट। अपन मैंने आपको शुरू में ही आपको कहा है कि हम वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में मीटर पर मिनट में निकालते हैं, मीटर पर मिनट। उसके बाद जिस भी यूनिट में रिक्वायरमेंट है उसका आंसर देने की, जैसे कि उस दिन अपन ने पावर निकाला था, पावर किलोवाट में चाहिए था, उसके लिए वेलोसिटी हमें किस में चाहिए थी, मीटर पर सेकंड में। तो हमने पहले क्या किया था, मीटर पर मिनट में निकाला था फॉर्मूला, क्योंकि अपन ने मीटर पर मिनट में याद किया है, क्या होता है πdn/1000। πdn/1000 अगर करते हैं तो अपन को वेलोसिटी की यूनिट क्या मिलती है, मीटर पर मिनट। उसके बाद मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना था, तो मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, सिंपली डिवाइड बाय 60 किया, आपका आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, एन जो है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल की क्लास में अपन सबसे पहले वो जो मैंने टॉपिक छोड़ा है उसको कवर करूंगा, और उसके बाद मैं आपको डेरिवेशन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके, थैंक यू।